हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, जो कि DSSB के साथ साथ PGT कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। चाहे आपका UGC नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, NVS का हो या KVS का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आपका अगर कॉमर्स से रिलेटेड है ना, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 23 है। इससे पहले मैं 22 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ ना आपके 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो जाए, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट करके आएँ अपनी नॉलेज के बेस पर। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। एज यू नो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। और अगर आप कहीं और भी देखोगे ना तो आपको DSSB PGT कॉमर्स का 2015 या 14 कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर होगा ना, उसका सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। साथ साथ इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन नंबर 116 है, क्योंकि इससे पहले 115 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। क्वेश्चन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, ग्रोथ की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन, ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लास्ट की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, राइट? तो अगर आपने वो देखी होगी तो अब आपका इसका आंसर पता होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन की भी स्टडी करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की भी करते हैं और ग्रोथ की भी करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ये हो गया ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक्स होती है वो दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली हम जो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स होती हैं ना, या इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिसीजंस ऑफ कंट्रीज एंड गवर्नमेंट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है इंडिविजुअल फर्म की। ठीक है, इंडिविजुअल डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, मतलब कंट्री वाइड क्या चल रहा है, आपका नेशन वाइड क्या चल रहा है, उसकी स्टडी करती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा फिर से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल टैक्सेस इज इंडिया बेस्ट इलस्ट्रेट्स आ। मतलब जो पर्सनल टैक्सेस होते हैं इंडिया में वो किस टाइप का, कौन सा सिस्टम इम्प्लाई होता है पर्सनल टैक्सेस पे इंडिया में? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, या फिर वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम। तो अब इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, फिर मैच कर लेना यहाँ से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ओके, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो टैक्सेस होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे कर रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स में आ गए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि वैल्यू एडिड टैक्स, आपका ऑक्ट्रॉय सर्विस और कस्टम ड्यूटी हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे टैक्सेस हैं, जैसे कि आपके वैल्यू एडिड टैक्स है या सेल्स टैक्स है। ठीक है, इन सबको हमने सब्ज्यूम करके किस में डाल दिया, जीएसटी के अंदर डाल दिया। तो जो जीएसटी है ना, अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ना कि डायरेक्ट टैक्स है। तो अभी हमने देखा डायरेक्ट टैक्स क्या, जो एक इंडिविजुअल खुद ही पे करता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली। ठीक है, तो जो पर्सनल टैक्स होता है इज अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स क्या है आपका, डायरेक्ट टैक्स है। तो पर्सनल टैक्स भी क्या हो गया आपका, डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जो हमारे यहाँ सिस्टम अप्लाई किया जाता है, इम्प्लाई किया जाता है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंदर आता है। अब इसको समझते हैं ये होते क्या। देखो, एक ऑप्शन था हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कि सेम टैक्स रेट टू द ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ द इनकम, कि एक ही टैक्स रेट सबको पे करना होता है, कितनी भी इनकम हो। सपोज सेट कर दिया कि 10% आपको अपनी इनकम का टैक्स देना ही देना है गवर्नमेंट को, तो वो देना ही पड़ेगा। फिर चाहे आपकी इनकम 5 लाख है, 2 लाख है, करोड़ों में है, जो भी है, आपको 10% अपनी इनकम का टैक्स देना है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म थी यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो होता है टैक्स रेट डिक्रीजेज एज द अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इंक्रीज। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स जो है, टैक्स की जो रेट है, टैक्स नहीं, जो टैक्स की रेट है ना वो कम कर दी जाती है। जैसे कि सपोज आपकी इनकम कभी
एक टैक्स स्लैब सेट कर दी कि जिनकी इनकम 5 लाख तक है ना, उनको तो 15% टैक्स देना है, लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख से अबव है उनको 10% ही टैक्स देना है। तो आप समझ रहे हो कि हमारी कंट्री में ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं होता, ये जस्ट अपोजिट है उसका। क्योंकि हमारी कंट्री में जो सिस्टम फॉलो होता है वो क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स स्लैब भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स का एक मतलब ये भी होता है कि आप सेम परसेंटेज लगाते हो ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स परचेज रिगार्डलेस द बायर्स इनकम। मतलब देखो, जब आप इनकम टैक्स होता है उसको आप कैसे देते हो कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप स्लैब में आते जाओगे, वैसे वैसे आपका टैक्स रेट क्या है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो, गुड्स वगैरह परचेज करते हो, उस पर क्या होता है, आप इक्वल टैक्स देते हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, जिनके पास कम पैसा है वो कम टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं होता, सबको इक्वली देना पड़ता है। एक बिस्किट कोई भी परचेज करे, चाहे वो 5 वाला हो 10 वाला हो, उस पर जो टैक्स फिक्स कर दिया गया है वो सबको इक्वली ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा कि जो पर्सनल टैक्स होता है या जो इनकम टैक्स होता है, बेसिकली उसमें हमारा कौन सा सिस्टम इम्प्लाई होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इम्प्लाई होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो टैक्स रेट है वो भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जो कि हमारे इंडिया में फॉलो होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हो गया होगा, तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर एक ऑप्शन और था वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। वो आप खुद से सर्च करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो एग्जैक्टली आपको उसका मीनिंग क्या पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट किस सिचुएशन को रेफर करता है? ऑप्शंस आर टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, या फिर टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई। ब्रेक इवन पॉइंट पता होगा सभी को, आई होप। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा जो टोटल रिवेन्यू होता है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रेक इवन इज द सिचुएशन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज नाइदर मेकिंग मनी और नॉर लूजिंग मनी। मतलब ना तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ही हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, मतलब जितनी उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ी है जस्ट उतना ही उसको रिवेन्यू हो रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं अगर हम यूनिट्स के अंदर, कि हम कितनी यूनिट बनाएं कि हमें ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, हमारी जो कॉस्ट है सारी वो कवर हो जाए, हमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए उस टाइम पे। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसको हम एक तरीके से और बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दोनों तरीकों से इसको लिख सकते हो, अब जैसे भी लिखा हो वो ब्रेक इवन पॉइंट का ही फॉर्मूला होता है। तो अब आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि सपोज आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, जस्ट आप इतना सा कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोनोपोली फर्म मेक्स मोर प्रॉफिट बिकॉज। एक मोनोपोली फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, क्यों? ऑप्शंस आर इट हैज़ एबिलिटी टू चूज अमंग प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, it can discriminate price, it leave the consumer with consumer surplus, it act as a market leader। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ फटाफट से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, मोनोपोली फर्म्स मेक्स मोर प्रॉफिट बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू चूज अमंग प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। ये एक किसी सेशन में मैंने पूरा डिस्कस किया था आपके साथ, मोनोपोली फर्म, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक फर्म, काफ़ी सारे जो भी मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखा करो जाके, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देते हैं। इट कैन डिस्क्रिमिनेट प्राइस, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो इसी वजह से कमाती है क्योंकि मोनोपोली फर्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कॉम्बिनेशन चूज कर सकती है प्राइस और आउटपुट का, कि इतने प्राइस पे मुझे कितना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, ऐसा प्योर कंपटीशन में नहीं होता क्योंकि प्योर कंपटीशन क्या होते हैं, वो प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, इट लीव द कंज्यूमर विद कंज्यूमर सरप्लस, तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि ये कंज्यूमर के पास सरप्लस छोड़ दे। ठीक है, इतना हाई प्राइस रखते हैं ना, क्योंकि मोनोपोली फर्म है और कोई है नहीं इनके टक्कर का मार्केट में, तो ये अपना प्राइस हाई ही रखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस जैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अ मोनोपोली इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ ओनली अ सिंगल सेलर, एक ही सिंगल सेलर होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसीलिए इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। सेल प्रोडक्ट्स विच आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट, और ऐसे प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं जिनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता मार्केट के अंदर। और बैरियर्स भी होते हैं मार्केट के अंदर कि जो प्रोडक्ट में ये डील कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी फ्रीली इतनी जल्दी एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकता वहाँ से। ठीक है, द ओनर हैज़
फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, पूरा कंट्रोल होता है इनका प्राइस के ऊपर, कितने प्राइस पर इनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। हैंस मोनोपोली फर्म्स मेक्स मोर प्रॉफिट बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू चूज बिटवीन द प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपको बताना है कमेंट करके मुझे। एक और मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे केवल सिंगल बायर होता है, सिंगल बायर एंड मैनी सेलर्स होते हैं, उस मार्केट सिचुएशन को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है ना सिंगल सेलर है, उसको हम मोनोपोली बोलते हैं। तो जहाँ पे एक सिंगल बायर ही होता है मार्केट में, उस मार्केट सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ये पहले किसी वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शंस आर मोनोपोलिस्ट आर प्राइस टेकर, मतलब जो मोनोपोली फर्म होती है वहाँ पे जो पर्सन होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, तो मोनोपोलिस्ट आर प्राइस टेकर, मोनोपोली फर्म अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, अ मोनोपोली फर्म फेसेस स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, और डी ऑप्शन इज सप्लाई का वो मोनोपोली इज पॉजिटिव स्लोप्ड। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। तो अगर चारों ऑप्शंस में से आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनोपोली फर्म अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो मोनोपोली फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, क्योंकि ये जो अपना प्राइस है ना हाई रखती हैं जनरली, और इनका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी होता नहीं है, और इतनी जल्दी कोई और फर्म अट्रैक्ट तो होती हैं फर्म्स के, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें भी जाना है उस लाइन के अंदर, लेकिन होता है कि एक्चुअली बैरियर्स इतने ज़्यादा होते हैं ना कि हर कोई फर्म इसमें इतनी जल्दी एंटर नहीं कर पाती, तो शॉर्ट रन में ये एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता ना मोनोपोलिस्ट आर प्राइस मेकर, तो यहाँ पे ये हो जाता कि ये आंसर ठीक हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस टेकर नहीं होते, ये प्राइस मेकर होते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन में जो होते हैं ना आपकी फर्म्स, वो प्राइस टेकर होती हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर देती है ना वही प्राइस वो सेट कर लेते हैं अपना। ठीक है, अब मोनोपोली फर्म फेसेस स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ऐसा नहीं होता। जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है ना आपका, ये प्योर कंपटीशन में होता है। फिर यहाँ पे सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सप्लाई का वो होता है ना मोनोपोली में, वो एक्चुअली अनडिटरमाइंड होता है, वो ठीक से डिटरमाइन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डायग्राम होता है, देखो जो आपका डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप हो रहा है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये आपका मार्जिनल रिवेन्यू कर्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये इनका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया यहाँ तक, मतलब ये कॉस्ट कवर कर रहे हैं अपनी, इसके बाद अगर ये प्राइस सेट करते हैं तो इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये क्या शो करता है मोनोपोली के अंदर। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जिनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक्चुअली पता है होता क्या है, जब आप लिख देते हो ना कहीं पे आंसर्स को, या फिर कोई क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप खुद से उसको सर्च करते हो ना वहाँ पे जाके, तो एक बेनिफिट ये होता है कि वो चीज़ें आपके माइंड में ना फिक्स हो जाती हैं, वो आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा खुद से भी सर्च करा करो चीज़ों के बारे में, एक ऑप्शन के साथ साथ आप देखो बाकी जो ऑप्शन हैं उनका भी करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, या उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, तो इनको थोड़ा थोड़ा खुद से भी सर्च करा करो, तो चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट होने लगेंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों को। तो ये था आज का छोटा सा डिस्कशन। आई जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको क्लियर हुए होंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।